नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग 2 मई का करंट अफेयर्स देख रहे हैं 2025 का। ठीक, और हम लोग सारे करंट अफेयर्स जो है धीरे धीरे उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हो चुका है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, उसके बाद इसको देख लीजिए तो फ़ायदा होगा। चलिए, इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर से लड़ने की नई थेरेपी का खोज हो गया है। HSP CAR-30 नाम है उसका, उसके बारे में। और रिजर्व फॉरेस्ट में जो है हमें मिला है शिलालेख, उसके बारे में। सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना, आतंकवादी पीड़ितों के लिए जो है वो 10 नेटवर्क चलाया जा रहा है, उसके बारे में। और सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नए सदस्य आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अमेरिका से जो इंडिया को समुद्री निगरानी में मदद मिल रही है, उसके बारे में। और गन्ना नियंत्रण आदेश 2025, उसके बारे में। CBI का ऑपरेशन हॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा कैंसर से लड़ने की नई थेरेपी HSP CAR-30। ठीक है, इसको CAR-T सेल भी कहते हैं। थेरेपी कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, बेसिकली ब्राज़ील के जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर एक नई थेरेपी बनाई है, जिसका नाम रख दिया है उन्होंने HSP CAR-30। ये थेरेपी बॉडी में एक खास तरह के प्रोटीन को टारगेट करती है, उसका नाम है क्या, CD30। ठीक, CD30 जो है वो एक प्रोटीन है। वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, T सेल्स और B सेल, उसके सतह पे पाया जाता है। T सेल क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, T सेल जो है और B सेल जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी का सिपाही कहलाता है। वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी में, और इम्यून सिस्टम उसी के कारण जो है मजबूत रहता है हमारे बॉडी का। ठीक है, और हमें बीमारियों से बचाता है। इसमें भी T सेल्स जो है वो कमांडो की तरह काम करता है। और अब बात करते हैं इस प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो बेसिकली मदद ही करता है, कैंसर जैसी बीमारी को पहचानने और उसका इलाज करने में मदद कर सकता है। तो इसी प्रोटीन के साथ कुछ हम मॉडिफाई करके और थेरेपी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक क्या हुआ है इस थेरेपी में वो हम लोग जान लेते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ें हुई हैं। एक तो बेहतरीन असर कर रहा है ये थेरेपी। जिन लोगों पर ये थेरेपी आजमाई गई है उसमें 100% लोगों पर इसका पॉजिटिव असर है, निगेटिव नहीं। ठीक है, और तो और 50% मरीज तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं कैंसर से। सुरक्षित बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, ये बॉडी के लिए भी सुरक्षित है और अच्छा है। एक तो इलाज में कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है किसी भी मरीज को। इसके अलावा इलाज के 1 साल बाद तक CAR-30+ नाम की जो कोशिका है जो डेवलप होती है, वो 60% मरीजों के शरीर में मौजूद रही। मतलब ये थेरेपी लंबे समय तक काम कर सकती है। CAR-T क्या है, CAR-T थेरेपी क्या है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। वो कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह से ये थेरेपी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है। यह हमारी बॉडी की कुदरती ताकत यानी इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करके कैंसर का इलाज करती है। इसमें क्या करते हैं कि मरीज के खून से T सेल्स जो है वो निकाल लेते हैं और उसको लैब में ले जाके जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ठीक, और उसमें कुछ बदलाव करके, ठीक, इस बदली हुई T सेल्स को फिर क्या करते हैं, एक स्पेशल रिसेप्टर कहते हैं उसको, एक तरह का एंटीना उसमें डाल देते हैं, और जिसको कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR कहते हैं। ठीक, यह रिसेप्टर T सेल्स को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उनको बहुत अच्छे से खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक, CAR-T थेरेपी ने पहले से ही कुछ ब्लड कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसको ऑल कहते हैं शॉर्ट में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा के इलाज में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। CAR-T थेरेपी के फायदे और चुनौतियां। देखिए, फायदे हैं तो चुनौतियां भी हैं। तो फायदे क्या है वो जान लेते हैं। लंबे समय तक आराम रहता है। CAR-T थेरेपी कैंसर को लंबे टाइम तक दूर रख सकती है, जिससे बार बार इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अपना इलाज, कम साइड इफेक्ट्स,
ये भी एक तरह का फायदा है। इस थेरेपी में मरीज की ही टी सेल्स को बदलकर यूज किया जाता है, जिससे इलाज ज्यादा इफेक्टिव होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कम समय में इलाज, यह पूरी जो ट्रीटमेंट प्रक्रिया चलती है यह 45 दिनों में ही हो जाती है। ठीक, अब इसमें चुनौतियां भी है। चुनौतियां क्या है? साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। यह कार्टी कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए कुछ केमिकल्स यानी साइटोकाइन की वजह से होता है। इससे बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो ठीक से काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन यह आमतौर पर ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि खराब ही हो जाए। न्यूरोटॉक्सिसिटी, दिमाग से जुड़ी दिक्कतें, इसमें सिर दर्द, कंफ्यूजन, दौरे पड़ना, दिमाग में सूजन, सेरेब्रल एडिमा जिसको कहते हैं, और कोमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीजन एस्केप, कभी कभी तो ट्यूमर सेल्स खुद को बचाने के लिए उस प्रोटीन को खो देते हैं जिसे कार्टी कोशिकाएं पहचानती हैं। इससे इलाज का असर कम हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा पहले टॉपिक का डिस्कशन पार्ट 2 में। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है गुंडरम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले पुराने शिलालेख। तो हमें क्या मिला है? एक पुराना शिलालेख मिला है। कहाँ मिला है? गुंडरम रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक, तो पुरानी खोजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 11 शिलालेख हमें मिले हैं गुंडरम रिजर्व फॉरेस्ट से, जो पुराने दक्कन यानी साउथ इंडिया का एक हिस्सा की संस्कृति और राजनीति को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी ना, ईसा पूर्व 1st सेंचुरी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के हैं, यानी गुप्ता पीरियड जब तक खत्म होता है, हर्षा का काल आता है, उस शताब्दी तक जो है ये लिखा हुआ शिलालेख हमें मिला है। और खासकर सातवाहन वंश जो है दक्षिण में थे, सातवाहन वंश, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। शिलालेखों से मिली मेन जानकारी जो है वो हरितिपुत्र शिलालेख है। यह शिलालेख पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह सातवाहन और चुट्टू राजवंशों के बीच दोस्ती या राजनीतिक रिश्ते के बारे में बताता है। चुट्टू राजवंश उस समय सातवाहनों के साथ ही था। इसमें और क्या शिलालेख मिला है? एक है त्रिशूल और डमरू शिलालेख। पहला तो हमने देखा हरिति पुत्र शिलालेख और दूसरा त्रिशूल और डमरू शिलालेख। इस अनोखे शिलालेख में त्रिशूल और डमरू के निशान हैं, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। यह साउथ इंडिया में अब तक मिले सबसे पुराने धार्मिक प्रतीकों में से एक है। यह दिखाता है कि उस समय राजनीतिक ताकत और धर्म के प्रतीक के बीच कैसा नाता था। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी से ईसवी 2री सदी तक, ठीक ना, ईसा पूर्व 2री सदी से ईसवी 2री सदी तक पुराने ग्रंथों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य या आंध्र भी कहा गया है। ठीक है, ये इसी के नाम पे आंध्र प्रदेश पड़ा नाम। ठीक, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो दक्कन के इलाके, आज का जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र जो है, यह एक बड़ा राजवंश बना। ठीक है, सातवाहन वंश। कुछ मेन राजा इसमें हुए। पहले सिमुक, इसने कण्व वंश को हराकर सातवाहन वंश की नींव रखी थी। ठीक है, इसका पुत्र हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके टाइम में सातवाहन साम्राज्य सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया था। यह शक्को जो वेस्टर्न जो हमलावर थे उसके खिलाफ अपनी जीतों और सातवाहन साम्राज्य को एक करने के लिए फेमस है। नासिक और नाना घाट के शिलालेख इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। ठीक, किसके बारे में? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। हाल सातवाहन, ये भी एक राजा थे। ये अपनी फेमस प्राकृत भाषा की कविता गाथा सप्तशती के लिए जाने जाते हैं। ठीक, सातवाहन राजाओं में क्या होता था कि अपने माँ का नाम जोड़ा जाता था अपने नाम के साथ, जो उस टाइम में दूसरे राजाओं में कम देखने को मिलता था। सातवाहन पहले इंडियन राजाओं में से थे जिन्होंने राजाओं की फोटो वाले सिक्के जारी किए, यानी सिक्के पे अपना फोटो यानी अपना चित्र उत्कीर्ण करवा के जो है सिक्का जारी किया। ठीक, ये पहले लोग थे। अर्ली इसको किंग्स कह सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा टॉपिक है हमारा सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना। ठीक है, हमारी सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
और यूएनडीपी मिलकर एक योजना चला रहे हैं जिसका नाम है नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह योजना खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए है। यूएनडीपी इस योजना को अच्छे से लागू करने के लिए राज्यों की टीमों, ठीक है, को पैसे की मदद दे रहा है। नमस्ते योजना 2023 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2023 में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। और कौन इसको शुरू कर रहा है, किन किन लोग मतलब संस्था इसमें जुड़े हुए हैं? एक तो सरकार, हमारी सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और यूएनडीपी दोनों मिलकर ये योजना चला रहे हैं, और जो राज्यों की टीम है उसको पैसे भी दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं यूएनडीपी, ठीक है। इसमें क्या है कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और इज्जत बनी रहे। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया था पहले 2023 में। नमस्ते योजना में सफाई कर्मचारियों के लिए क्या है? तो शुरुआत इसका कचरा बीनने वालों का हिस्सा 2024 में शुरू हुआ था। मकसद क्या है? पूरे इंडिया में कचरा बीनने वाले लगभग 2.5 लाख लोग का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। उन्हें आयुष्मान भारत यानी पीएमजे के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह दिलवाना। कचरा बीनने वालों के ग्रुप बनाना, उन्हें छोटे छोटे कचरा कलेक्शन सेंटर मैनेज करने लायक बनाना और उनकी कमाई को बढ़ाना, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है किसमें? नमस्ते योजना के अंदर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आतंकवाद पीड़ितों के लिए वोटन नेटवर्क। ये क्या है? तो ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के आतंकवाद विरोधी ऑफिस यूएनओसीटी ने एक नया नेटवर्क शुरू किया है जिसका नाम है वोटन, यानी नेटवर्क ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जो आतंकवाद के पीड़ितों और उनके बचे हुए लोगों को हेल्प करता है, उनसे बचे हुए लोगों को, ठीक। वोटन के बारे में बैकग्राउंड अब इसका जान लेते हैं, ठीक। लगभग 6 साल पहले स्पेन और इराक ने मिलकर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म बनाया था ताकि आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। शुरुआत कब हुई थी? यह नेटवर्क 2022 में हुए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म का एक मेन रिजल्ट है। 2022 में हुआ था क्या? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद से पीड़ित और बचे हुए लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करने और मुश्किलों का सामना करने लायक बनाना, उन्हें वकील, टीचर, शांति दूत के तौर पर काम करने के लिए मौका देना, ठीक है। तो ये आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं, ठीक। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये था अभी आतंकवाद पीड़ितों के लिए जो वोटर नेटवर्क था उसका डिस्कशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नए सदस्य। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसएबी में एक नया चेयरमैन और 7 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शुरुआत इसे पहली बार दिसंबर 1998 में बनाया गया था। इसमें सरकार के बाहर के कुछ खास लोगों को सलाहकार के तौर पर शामिल किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री और मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसे ही लोग, ठीक है। मदद क्या होती है? इससे मदद क्या मिलती है? इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी सचिवालय सपोर्ट करता है। काम, यह देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लंबी सोच विचार करके सलाह देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी को अपनी राय बताता है। यह बोर्ड एनएससी द्वारा दिए गए किसी भी टॉपिक पर उपाय और पॉलिसी ऑप्शन भी सुझाता है, ठीक है। बेसिकली यही है। तो इसमें जो सदस्य हैं उन लोगों को आप देख लीजिए यहाँ पे, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगला टॉपिक है अमेरिका से इंडिया को मिल रही समुद्री निगरानी में मदद। अमेरिका इंडिया को इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस
इसको शॉर्ट में कहते हैं IPMDA, को मजबूत करने के लिए कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। IPMDA के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की पहल है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री निगरानी को बढ़ाना और इस एरिया के इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों पर आवाजाही को साफ और सुरक्षित बनाना है। इस पहल की घोषणा क्वाड देशों यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने 2022 में टोक्यो में ही की थी। यह पहल नई टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक रीजन के पार्टनर देशों को उनके समुद्री इलाकों में हो रही एक्टिविटी की लगभग रियल टाइम जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये है इस टॉपिक का डिस्कशन। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। केंद्र सरकार ने गन्ने से जुड़े पुराने नियम यानी गन्ना नियंत्रण आदेश जो 1966 था उसको बदलकर एक नया नियम लागू किया है, जिसका नाम है गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि गन्ने के फील्ड के नियमों को और बेहतर बनाना है। और आदेश का में मेन बात क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रियल टाइम डेटा एक तो रखना है। चीनी मिलों और खाद्य विभाग के पोर्टल के बीच एक सिस्टम API लगाया जाएगा जिससे रियल टाइम में डेटा मिल सके। ज्यादा प्रोडक्ट्स शामिल किए जाएंगे। नए नियम में खांड सारी यानी कच्चे गन्ने के रस से बनी जो चीनी होती है और कच्ची चीनी को भी शामिल किया गया है ताकि इन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा सके और किसानों को सही दाम मिल सके। नए बाय प्रोडक्ट शामिल किए जाएंगे। देश में चीनी की सप्लाई बनी रहे इसके लिए गुड़ और इथेनॉल को भी नियमों के दायरे में लाया जाएगा। ठीक, लाया गया है इस नियम के अंदर। ठीक, स्टैंडर्ड डिफिनेशन पूरे चीनी उद्योग में एक जैसा सिस्टम रहे इसके लिए चीनी प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI जो है, जो फूड सेफ्टी के लिए जो संस्था है, उसने एक डेफिनेशन अपनाया है। ठीक, ये है इसके ऊपर जानकारी, छोटा सा डिस्कशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा CBI का ऑपरेशन हॉक। CBI ने ऑपरेशन हॉक नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसका मकसद है बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेना। यह ऑपरेशन पहले के ऑपरेशन कार्बन यानी 2021 और ऑपरेशन मेघ चक्र 2022, याद रखिएगा जो मैं डेट्स बोल रहा हूँ और जिस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ कि अगली कड़ी है, उनका भी मकसद बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ी संदिग्धों को पहचानना और उनके नेटवर्क को खत्म करना था। समझ गए? तो ये था इसमें जानकारी और छोटा सा डिस्कशन। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी हम लोग निपटा लेते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा लक्कुंडी मंदिरों को मिल सकती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान। कर्नाटक के लक्कुंडी में मौजूद मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अस्थायी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लक्कुंडी मंदिर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कर्नाटक के गडक जिले में है। पुराने रिकॉर्ड्स में लक्कुंडी को लोक्की गुंडी कहा गया है। ये मंदिर कल्याण चालुक्य जो उस समय मतलब राज्य था या पश्चिमी चालुक्य जिसको कहते थे, उनके शासनकाल में बनाया गया था। पूरे गांव में 50 से ज्यादा पुराने मंदिर और 101 सीढ़ी वाले कुएं हैं जिन्हें कल्याणी भी कहते हैं। ठीक, इनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे ज्यादा खूबसूरत और डिटेल में बना हुआ मंदिर है। यह जैन धर्म का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। यहाँ महावीर को समर्पित एक बड़ा और पुराना जैन मंदिर है जो लक्कुंडी के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक है। ठीक है, चलिए ये भी छोटा सा टॉपिक था, इसको हम लोगों ने देख लिया है। और अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो पीछे करके फिर से मेरी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। बैडमिंटन की जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस जोड़ी ने 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। उन्होंने हांगजो में हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरुआत हुआ था, ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? यह शुरुआत हुआ था 1991 से लेके कब? 1900
92 के बीच में। इसको पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। कब शुरू हुआ था और कब इसका नाम बदला गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह इंडिया का सबसे बड़ा खेल सम्मान माना जाता है। मकसद, यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 सालों में किए गए बेस्ट परफॉर्मेंस को इज्जत देने के लिए दिया जाता है। योग्यता क्या होती है? इस पुरस्कार के लिए सिर्फ मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में किए गए परफॉर्मेंस को ही देखा जाता है। इसमें क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है 25 लाख रुपए का कैश और एक मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलता है। पुरस्कारों की संख्या आमतौर पर हर साल एक पुरस्कार ही दिया जाता है। ठीक, जान गए अब इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका और यूक्रेन का खनिज भंडार समझौता। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा भंडार यानी नए तेल और गैस प्रोजेक्ट सहित के इस्तेमाल में अमेरिका को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। यूक्रेन के खनिज भंडार के बारे में जान लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं REEs। यह 17 धातुओं का एक ग्रुप है। ये बहुत मिलते हैं, कहाँ? लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन में मिलते हैं, ठीक। क्रिटिकल मिनरल्स, ये दुर्लभ खनिज होते हैं। अलग अलग देशों की क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में अलग अलग मिनरल्स शामिल होते हैं। अमेरिका ने जिन 50 स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाला है उनमें से 22 मिनरल्स यूक्रेन में मिलते हैं, जैसे ग्रेफाइट और लिथियम। इंडिया ने 30 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया है, ठीक। तो छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी जानकारी थी, इसको फिर से सुन लेंगे आप लोग पीछे करके, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इंडिया और मिस्र का आतंकवाद विरोधी सहयोग, ठीक। ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको बस एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इंडिया और मिस्र ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत की है। नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से। मिस्र के बारे में कुछ बातें। लोकेशन जो है इसका वो मिस्र अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। बॉर्डर वाले देश लीबिया वेस्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे, लोकेशन मैंने डाला हुआ है, ठीक। इसको देख लीजिए गौर से, बड़ा करके देखिए, रोक के देखिए, स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ठीक है, ठीक। तो बॉर्डर वाला देश है, एक तो लीबिया वेस्ट में है, सूडान साउथ में पड़ता है, इजराइल इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। बॉर्डर वाले पानी के हिस्से भी हैं। भूमध्य सागर इसके नॉर्थ में है, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी जो है इसके ईस्ट में है। भौगोलिक बातें इसके बारे में जान लेते हैं। मेन पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो रेड सी हिल्स है, सिनाई पर्वत आदि है। सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ की वो माउंट कैथरीन, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2642 मीटर है। यहाँ जो मेन नदी है वो है नील नदी, बहुत ही फेमस नदी है, इसके बारे में जानते होंगे। मेन रेगिस्तान जो है वो पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी रेगिस्तान दोनों है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही था हमारा करंट अफेयर्स 2 मई का डिस्कशन, और हम लोगों ने डिस्कशन को ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बार बार ये वीडियो देख सकते हैं, पॉज करके देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में अपना सवाल डाल सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं है, तो फिर से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या उस पर मैं रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में, ठीक। धन्यवाद।